यस, इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद मैटर में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विद मैटर। ठीक है, मींस इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल में हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर। ठीक है, जब बीटा पार्टिकल कोई न्यूक्लियाई बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इन बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होगा विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो पार्टिकल एमिट होगा इलेक्ट्रॉन के साथ में वो क्या होगा, एंटी न्यूट्रिनो होगा। ठीक है, और जब बीटा पॉजिटिव एमिशन होता है तो इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन एमिट होता है और उसका जो एंटी पार्टिकल एमिट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो आज हम इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विद मैटर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन क्या है, लाइट चार्ज पार्टिकल है। स्क्रीन शेयर कर रही बेटा मैं। तो इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर। जब बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, बीटा डीके दो तरीके से होता है, एक बीटा नेगेटिव डीके होता है, एक बीटा पॉजिटिव डीके होता है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, पॉजिट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन विद मैटर। ठीक है, जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है एनर्जी ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन विद मैटर। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम क्या करेंगे, जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ में उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्मॉल है, स्मॉल होने का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इलास्टिकली स्कैटर्ड हो जाएगा विद द क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इलास्टिकली स्कैटरिंग होगी, तो इसमें क्या होगा, देयर इज नो एनर्जी लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। ओनली क्या होगा, उसका जो पाथ है वो अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डेविएट होएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या स्लाइटली ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, आउटर क्लाउड को क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा, और जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, मींस जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, उनसे क्या होगा, स्कैटर्ड होएगा। और स्कैटरिंग कैसी होगी, नेक्स्ट केस में इन इलास्टिकली। ठीक है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्लाइटली कम होगी एज डेट ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड केस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है अगर हम इस एनर्जी सेकंड केस में जो एनर्जी है इससे क्या करें, थोड़ी सी और ज्यादा कर दें, तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, और न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियस से और उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा, कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस से क्या करेगा, इन इलास्टिकली स्कैटरिंग करेगा। ठीक है, और लास्ट केस क्या है, जब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी हाई, मींस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पहुंच जाए। ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट कोलिजन करता है विद द न्यूक्लियस। तो इस केस में वो क्या कर सकता है, न्यूक्लियस को एक्साइट कर सकता है।
ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, ड्यू टू द एक्साइटेशन क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होंगी, ठीक है। और वो रेडिएशन किस रीजन में फॉल करेंगी, एक्सरे रीजन के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। हेलो, Yes, ma'am. यहाँ पर मैंने आपको 4 केस बताए इलेक्ट्रॉन के मैटर के साथ इंटरेक्शन के, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर इलेक्ट्रॉन की जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फर्स्ट मैकेनिज्म मैं बता रही हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फ्यू इलेक्ट्रॉन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच है, तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो आउटर क्लाउड है न्यूक्लियस का, आउटर क्लाउड के जो इलेक्ट्रॉन है, मीन्स आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, उनसे क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, मीन्स इलास्टिकली स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिकली स्कैटरिंग का मतलब क्या है, इसमें जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। देखो पहले इलेक्ट्रॉन सीधा आ रहा था, अब क्या होगा, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनसे क्या करेगा, स्कैटर होगा। लेकिन इस स्कैटरिंग में कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। सेकंड केस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले वाले केस से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी मिल गई, तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, इसको क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा और कहाँ पर पहुंच जाएगा, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन, इन पे क्या है, न्यूक्लियर फील्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, वो इन इलास्टिकली क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, किससे, बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक इलेक्ट्रॉन क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है और जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये क्या है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, तो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी एज डेट ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, मीन्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और वो क्या हो जाएगा, इन इलास्टिकली स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा कर दी हमने, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा कर दी, तो क्या होगा, वो क्या होगा, इस न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर पहुंच जाएगा। देखो न्यूक्लियस के पास है थर्ड लाइन, तो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा आफ्टर क्रॉसिंग द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, और क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, ये ड्यू टू द कूलम रिपल्सिव फोर्स, कूलम अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा इन इलास्टिकली, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ केस में क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बहुत ज्यादा कर दी, मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा कर दी, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डायरेक्ट कोलिजन करेगा न्यूक्लियस के साथ, और क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस क्या हो सकता है, यहाँ पर दो प्रोसेस हो सकते हैं, कि न्यूक्लियस जो है क्या करे, ये न्यूक्लियस को क्या करे, अपनी एनर्जी देके न्यूक्लियस को क्या कर दे, एक्साइट कर दे, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आएगा, तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, उन रेडिएशन को हम बोल देते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन, या आगे हम पढ़ेंगे ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन, मीन्स जिनका नाम होता है जर्मन में ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। आगे समझ में क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर इलेक्ट्रॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो। Yes, ma'am. यहाँ पर देखो बेटा, मैंने आपको 3 मैकेनिज्म बताए हैं। एक मैंने बताया आपको इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट से फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पहले वाले केस में तो कोई रेडिएशन लॉस नहीं, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता,
ठीक है, पहले वाला जो केस है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसमें इलास्टिक स्कैटरिंग होती है आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ में। ठीक है, तो इलास्टिक स्कैटरिंग में उसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ओनली पाथ चेंज होएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होएगी। दूसरे केस में मैंने बताया इलेक्ट्रॉन किसके साथ कोलिजन करेगा, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ में। आउटर मोस्ट क्लाउड को तो क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा और एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, इसकी स्कैटरिंग होगी, और वो स्कैटरिंग कैसी होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, मींस उसकी एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा, और साथ में उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, थर्ड केस क्या बताया मैंने, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर करेगा, और क्या होगा, कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होगा, उसकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, किसके साथ में, न्यूक्लियस में, मींस न्यूक्लियस के साथ उसकी एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, और फोर्थ केस में ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट कोलिजन करेगा और न्यूक्लियर को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है, जब न्यूक्लियस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, और वो रेडिएशन किस रीजन के अंदर फॉल करती है, एक्सरे रीजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीन मैकेनिज्म बताए। पहला, इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो तीन मैकेनिज्म से अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, उनमें सबसे पहला मैकेनिज्म है इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीन मैकेनिज्म आप समझ में आए कि पहला मैकेनिज्म क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ या एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, कोलिजन करेगा। ठीक है, ये क्या है, सबसे प्रीडोमिनेंट मैकेनिज्म है, जो ज्यादा पॉसिबिलिटी है जिसकी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेगा, कोलिजन करेगा, और अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, जब वो मैटर से पास होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो सकता है, जब ये अपनी एनर्जी बाउंड इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी, जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जब यहाँ ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले एटम इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, इसको इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये क्या करेगा, अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ के एक्साइटेड और जो हायर ऑर्बिट है उसके अंदर जंप कर सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो एनर्जी इसने इसको ट्रांसफर की, ये इतनी हो कि ये क्या करे, अपनी इस ऑर्बिट को छोड़ के हायर ऑर्बिट के अंदर चला जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। ठीक है, दूसरा जो प्रोसेस पॉसिबल है वो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करे, इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी दे दे कि ये क्या हो जाए, यहाँ से इस एटम को ही क्या कर जाए, लूज कर जाए, मीन्स एटम को ही क्या कर जाए, यहाँ से छोड़ जाए और बाहर निकल जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एटम से निकल जाएगा तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, मीन्स आयनाइजेशन प्रोसेस होएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन है दो मैकेनिज्म से अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है, बाय एक्साइटेशन और बाय आयनाइजेशन। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, तो इस केस में जो एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ आता है वो क्या आता है आपके पास, माइनस डीई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 pi e² nz डिवाइडेड बाय m नॉट v² log ऑफ 1.16 m नॉट v² डिवाइडेड बाय 2 i बार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हम वैसे निकाल चुके हैं ये एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ। तो ये फॉर्मूला जो वैलिड है, मीन्स किस मैकेनिज्म के लिए वैलिड है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो, m नॉट c² से, मीन्स रेस्ट मास एनर्जी से क्या है, कम है, तभी ये केस पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर इस फॉर्मूला के अंदर n जो है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक डेंसिटी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, और z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर। ठीक है, और m नॉट एंड e क्या, m नॉट इज द रेस्ट मास एंड e इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और i बार जो यहाँ पर यूज किया है ये क्या है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि कितनी उसने एनर्जी ट्रांसफर की एटम्स के इलेक्ट्रॉन को, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसने, और v इज द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट मैकेनिज्म आगे समझ में आपको।
यस मैम। ठीक है, जो सेकंड मैकेनिज्म है जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर सकता है वो क्या है? रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, जब सेकंड मैकेनिज्म कब पॉसिबल है? जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मीन्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो इस केस में ये केस कब कब बताया था मैंने? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, न्यूक्लियस से कोलिजन करेगा तब ये केस अराइज होएगा। तो रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस, इस मैकेनिज्म में क्या होता है? जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? न्यूक्लियर फील्ड के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। और एंटर करेगा तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेगा? ड्यू टू कूलम्ब अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो क्या होगा? रैपिडली चेंज होगा। मींस उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, और वो क्या हो जाएगा? ड्यू टू रिटार्डेशन वो क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा? ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है वो एक्साइट हो जाएगा और कैसी रेडिएशन एमिट करेगा? ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन एमिट करेगा, जिनको हम बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, तो उस केस में जो रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ आता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम बताएंगे रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ क्या आएगा? जेड स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय ए टी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, वेयर टी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए इज द मास नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर। ठीक है, बात समझ में आई? यस मैम। सेकेंड मैकेनिज्म मैंने आपको क्या बताया है? रेडिएटिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? न्यूक्लियर फील्ड के अंदर एंटर करेगा और एक्सपीरियंस करेगा ये डिफ्लेक्शन। मींस अपने पास से क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास पहुंचता है तो न्यूक्लियस क्या लगाएगा उसके ऊपर? कूलम्ब अट्रैक्टिव फोर्स के कारण क्या होगा? न्यूक्लियस के उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो रैपिडली क्या होएगा? चेंज होएगा। ठीक है, रैपिडली चेंज होने का मतलब वो डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है और मैग्नीट्यूड में भी चेंज। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होता है तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन में तो जरूर चेंज होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा और क्या करेगा? रेडिएशन एमिट करेगा। उन रेडिएशन को हम क्या बोल देते हैं? ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रैपिडली स्लो डाउन होता जाएगा। स्लो डाउन होएगा तो वो क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा। एनर्जी लूज किस फॉर्म में करेगा? यहाँ पर रेडिएशन की फॉर्म में। ठीक है, और वो जो रेडिएशन है उनको हम बोलते हैं ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन बोल देते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या है कि इसमें क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को एक्साइट कर सकता है। ठीक है, न्यूक्लियस को एक्साइट कर सकता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर एक्साइटेशन, ये क्या होती है? इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? बहुत कम है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत कम है, क्योंकि इस प्रोसेस में जो एनर्जी कंसिडरेशन हम लेके चल रहे हैं वो क्या है? कम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेके चल रहे हैं। अगर उससे ज्यादा होगी तो उस केस में न्यूक्लियर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। आगे समझ में? हेलो, हेलो, यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है बेटा इस प्रोसेस में? नो मैम। तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरा मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने फर्स्ट केस बताया था, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वो क्या है? बहुत स्मॉल है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फ्यू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ जो कोलिजन करता है तो इसमें क्या होता है? उसकी एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, लेकिन सिर्फ क्या होगा? उसका डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में
इस प्रोसेस का जो क्रॉस सेक्शन है वो किस ऑर्डर का होगा? क्रॉस सेक्शन का मतलब समझ रहे हो कि इस प्रोसेस की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम नॉट वी स्क्वायर, इसकी पूरे की पावर 2। ठीक है, यहाँ पर जो v है उसको हम बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 3 मैकेनिज्म मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब मैटर से पास होएगा तो किस किस मैकेनिज्म से अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर शो कर रखा है तीसरे प्रोसेस में तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो 2 प्रोसेस ऐसी हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता है, एक तो है आयनाइजेशन, दूसरा है रेडिएशन लॉस, जो यहाँ पर ग्राफ के अंदर प्लॉट करके दिखा रखे फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट। वो जो हमने ले लिया लेड पीबी। ठीक है, उसके लिए रेट ऑफ एनर्जी लॉस पर यूनिट पाथ लेंथ शो कर रखा है। ठीक है, कि रेडिएशन लॉस का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है, ये यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, और जो क्रॉस सेक्शन है आयनाइजेशन लॉस का वो क्या है, यहाँ पर शो कर रखा है। ठीक है, जो इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है, टोटल लॉस, उसको यहाँ पर सॉलिड लाइन से शो कर रखा है। ठीक है, तो जो एनर्जी में लॉस हो सकता है वो किस किस वजह से हो सकता है? एक तो ड्यू टू आयनाइजेशन और दूसरा रेडिएशन। तो टोटल एनर्जी लॉस क्या आ जाएगा आपके पास? एनर्जी लॉस ड्यू टू आयनाइजेशन प्लस एनर्जी लॉस ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, तो Yes, ma'am. इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? तो उसका रेशो, इन दोनों का रेशो फाइंड करके देखा तो किसके इक्वल आया वो? ई जेड डिवाइडेड बाय 800, वेयर ई इज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर, किस मटेरियल से पास हो रहा है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, किस एटम से पास हो रहा है। ओके Yes, ma'am. बेटा 10 मिनट है, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैम ये ग्राफ पर्टिकुलर लेड के लिए है ना? हाँ, पर्टिकुलर लेड के लिए ये, जिसमें रेडिएशन लॉस कितना होगा, आयनाइजेशन लॉस कितना होगा, और उसी के लिए इनका रिलेटिव कंट्रीब्यूशन फाइंड किया गया है। लेड के लिए आपके पास आया ई जेड डिवाइडेड बाय 800। आगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो किस किस मैकेनिज्म से अपनी एनर्जी लॉस लूज कर सकता है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। अब बात आती है पॉजिट्रॉन की। ठीक है, जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस केस में किस मैकेनिज्म से वो अपने एनर्जी को लूज करता है? पॉजिट्रॉन क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? हैविंग पॉजिटिव चार्ज मैम। हाँ जी, हैविंग पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रॉन का के ही आइडेंटिकल होता है, बस क्या डिफरेंस होता है इसके अंदर? इसके चार्ज का डिफरेंस होता है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट जो साइन है वो क्या रहेगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन क्या है? इज लाइक द इलेक्ट्रॉन बट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जब पॉजिट्रॉन मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जब पॉजिट्रॉन मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और इस प्रोसेस में क्या होता है, 2 गामा रे फोटोन निकलते हैं। ठीक है, एनिलेशन का मतलब क्या होता है, डिसअपियर होना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा, जब पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और क्या होगा, 2 गामा रे फोटोन एमिट होंगे इस केस में। ठीक है, 2 गामा रे फोटोन एमिट होते हैं इस केस में। लेकिन जो पॉजिट्रॉन एनिलिसन है, 2 फोटोन कब होंगे, 2 गामा रे फोटोन कब होंगे, एमिट होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल। अगर उन दोनों की, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो स्पिन है पैरेलल होगी तो उस केस में 3 गामा रे फोटोन एमिट होंगे। ठीक है, तो 3 गामा रे फोटोन
कि जो पॉसिबिलिटी है वो अप्रोक्सीमेट क्या है, 1100 में से 1100 बार ये प्रोसेस की जाए तब उनमें से एक बार ये प्रोसेस होगी। बात समझ में आ गई? हेलो, यस मैम, यस मैम, इसका रेशियो 1100 डिवाइडेड बाय 1 होगा। हाँ, 1 का मतलब क्या है यहाँ पर कि 1100 बार ये प्रोसेस की जाए तब एक बार ये प्रोसेस होगी कि एक 3 बार। हमारे फोटोन एमिट हो। यस मैम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? मैम ये मैम ई पॉजिटिव एंड ई नेगेटिव ये गामा इलेक्ट्रॉन है, नहीं, देखो मतलब गामा रेज फोटोन है। ई पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या करेगा, यस मैम। एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा। मैटर के अंदर क्या बहुत सारे एटम है, तो उनके साथ कोलिजन करेगा। तो क्या होगा, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि साइन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना ये प्रोसेस। यस मैम। तो ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे और 2 गामा रे फोटोन एमिट करेंगे फिर इस प्रोसेस में। जब उनकी स्पिन क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की पॉजिट्रॉन की स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल। और अगर इन दोनों की स्पिन क्या है, पैरेलल है, तो उस केस में 3 गामा रे फोटोन एमिट होंगे। ओके मैम। आ गया? अब मैंने आपको बताया जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ क्या करता है, डायरेक्ट कोलिजन करता है, न्यूक्लियस के फील्ड के अंदर एंटर करता है, तो उसकी स्पीड क्या होती जाती है, लगातार कम होती जाती है ड्यू टू कूलम अट्रैक्शन। ठीक है, तो कूलम अट्रैक्शन के कारण क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। जो रेडिएशन किस में फॉल करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करेंगी। ठीक है, क्योंकि लगातार स्पीड कम होती जा रही है, तो ये क्या करेगा, सभी पॉसिबल रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो हमें क्या मिलती है, सभी पॉसिबल वेवलेंथ मिलती है। तो इसलिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, वो कैसा मिलता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बीटा स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो यहाँ पर शो किया हुआ है। हेलो, यस मैम। ठीक है, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है। ठीक है, जिसको आगे बोल देंगे हम न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, क्योंकि ये इस हाइपोथेसिस में हम न्यूट्रिनो की प्रेजेंस को बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके मैम। ओके, यस मैम। ओके बेटा, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ओके, मीटिंग एंड कर रही हूँ बेटा मैं अभी।